Hello, my dear students. Welcome back to the last session of PGBP. Yes, my dear students, you hear me right. Last session of PGBP. Okay, अब मुझे बताओ आपको PGBP कैसा लगता है. Agreed कि number of sections बहुत ज़्यादा है, but it is absolutely a logical and a simple head of income. Okay, yes. Okay, now in the last session mainly हमने क्या किया. लास्ट सेशन में मेनली हमने रिवाइज किया. करण प्लीज आपके यहाँ पे सेटिंग्स चेक कीजिए. मेरे यहाँ पे एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. ओके, यस. तो हमने लास्ट सेशन में मेनली क्या किया. वी मेनली रिवाइज द एंटायर पीजीबीपी और दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखे हमने, 48.2 एंड 48.3. 48.2 में क्या बताया गया है कि एनी पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस मेड टू अ रिलेटिव or person having substantial interest, if it is unreasonable or excessive, that unreasonable portion will be disallowed. Okay, वो किससे कंपेयर करेंगे हम. FMV या बेनिफिट जो मिला है, बेनिफिट रिसीव्ड, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ further yes, now 48.3. yeah, let us first revise what is meant by relative. रिलेटिव में हमने क्या देखा. स्पाउस, असेसी का स्पाउस, असेसी का ब्रदर सिस्टर, एनी लीनियर असेंडेंट, एनी लीनियर डिसेंडेंट इज रिलेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, अगर 20% से ज्यादा कंपनी में वोटिंग पावर है, अदर्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा, देन यू वुड बी कंसिडर्ड एज पर्सन हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. ओके, अगर बिजनेस से पेमेंट मुझे ना करते हुए एक ऐसे फर्म को क्या जिसमें मैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हूं, जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, राइट, इन दैट केस भी देखा जाएगा कि ये 48.2 विल बी एप्लीकेबल. 48.3 में क्या बोला गया कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, सिंगल पर्सन, सिंगल डे, सिंगल बिल, मोर देन 10,000, ट्रांसपोर्टर मोर देन 35,000, इन एनी फॉर्म, इन कैश और बेरर चेक, मतलब इन एनी फॉर्म अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोड, ये छोड़ के अगर आप कैश या बेरर चेक से पेमेंट करते हो, then in that case the entire expense would be disallowed. There are a few exceptions under rule 6DD. ओके, यस. फिर अपना एक सेक्शन बाकी है 43B, वो मैं लास्ट कवर करना चाहती हूँ. ओके, यस. बिफोर दैट आई वुड टेक यू टू दिस सेक्शन 44AD, ADA एंड 44AE. प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस. इनकम में, अब एक्सपेंस में हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया. एक्सपेंसेस अलाउड भी देख लिए हैं, एक्सपेंसेस डिसअलाउड भी देख लिए हैं. नाउ वेयर आर वी? नाउ वी आर इन द इनकम पार्ट. तो हमने इनकम पार्ट में सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन पहले ही देख लिया, सेक्शन 41 देख लिया, और अब हम प्रिजम्पटिव इनकम देख रहे हैं, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44. ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस, यहाँ पे क्या बोला गया है. सी 44AD, 44AD, 44ADA and 44AE. Now what is meant by presumptive income, my dear students? What is meant by presumptive income? Presume करना मतलब आपका एक्चुअल कितना इनकम है, इसका हम कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे. आपको याद है जीएसटी में हमने कॉम्पोजिशन स्कीम देखा छोटे बिजनेसमैन के लिए, राइट. वैसे ही छोटे बिजनेसेस के लिए, छोटे प्रोफेशंस के लिए है ये प्रिजम्पटिव इनकम. प्रिजम्पटिव इनकम में क्या बोला गया है. 44AD इज एप्लीकेबल टू एनी बिजनेस. Okay, 44ADA is available to any profession. And 44AE is a specific section applicable to transport business. Applicable to transport business. तो अब अगर हम ये ठीक से देखते हैं my dear students, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है. कोई भी बिजनेस होगा. ओके, अब अगर मैं कोई भी बिजनेस 44AD में कहती हूँ तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंक्लूड हो गया, बट ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन 44AE. इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 44AD में हम लोग 44AE में जो कवर है वो नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्पेसिफिक सेक्शन, राइट. ओके, तो सेक्शन 44AD डील्स विद एनी बिजनेस, सेक्शन 44AD डील्स विद एनी प्रोफेशन, 44AE डील्स विद ट्रांसपोर्ट बिजनेस. अब लिमिट क्या है, यहाँ पे लिमिट है टर्नओवर अप टू 2 crores. आपका टर्नओवर अप टू 2 crores ही होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन ऑफ 44AD. 44ADA के लिए लिमिट क्या है, तो ग्रॉस रिसीट्स. यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस का टर्नओवर होता है और प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट्स होता है. शुड बी व्हाट, शुड नॉट.
should be up to rupees 50 lakhs. Okay, and what is the limit under section 44AE? कि maximum ड्यूरिंग द ईयर ओनर के पास मैक्सिमम 10 ट्रक्स होने चाहिए. 10 ट्रक से ज्यादा नहीं. अगर एक दिन भी अगर 10 ट्रक से ज्यादा आपके पास ट्रक्स होंगे देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेक्शन 44AE. ओके, अब अगर इस कंडीशन को आप कॉम्प्लाई करते हो तो उनका क्या कहना है, फिर आपका कोई भी चाहे बिजनेस क्यों ना हो, कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो, बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 80 लाख 50 लाख, आप कोई भी बिजनेस में क्यों ना हो, रिपेयर्स, मैकेनिक, राइट, यू एनीथिंग, नॉट मैकेनिक विल बी कवर्ड इन द प्रोफेशन, राइट. आप अगर किसी को अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 crores है माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD. व्हाट डज सेक्शन 44AD सेज? सेक्शन 44AD बहुत सिंपल है. सेक्शन 44AD क्या बोलता है? आपके टर्नओवर को हम बाइफिकेट करेंगे. क्यों बाइफिकेट करेंगे? देखेंगे आपने आपके कैश सेल्स, कैश रिसीट्स कितने हैं, ओके, एंड आपके ऑनलाइन मोड मतलब नॉन कैश, राइट, ऑनलाइन से भी बेटर नॉन कैश मोड से आपको कितने टर्नओवर में पैसे आए हैं. ओके, जो आपको कैश में आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका 8% विल बी इनकम. इट इज प्रिजम्पटिव इनकम, ओके, और उसका 6% नॉन कैश में जो है वो 6% विल बिकम योर टोटल इनकम. ओके, कोई एक्सपेंस नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आपके टर्नओवर का जो आपने कैश में किया ट्रांजैक्शंस किए उसका 8% और जो नॉन कैश में किया है उसका 6% वुड बी ट्रीटेड एज इनकम माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा. ओके, अब 44ADA में क्या बोला गया है? 44ADA में आपको बोला गया है कि बहुत सिंपल है. ओके, कितना? आपके ग्रॉस रिसीट्स का 50% इज योर इनकम. अब देखो, अब आपके मन में सवाल आता है, मैम यहाँ पे तो सिर्फ 8%, 6% और यहाँ पे 50%. टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस में ज्यादा खर्चा होता है कि प्रोफेशन में? ऑब्वियसली बिजनेस में ज्यादा खर्चा होता है, राइट. इसलिए बिजनेस में इनकम कम होता है, प्रोफेशन में खर्चा नहीं होता, राइट, हार्डली कुछ खर्चा होता है. सो 50% वुड बी ट्रीटेड एज इनकम. ओके, अब 44AE का खुद का अपना सेपरेट कैलकुलेशन है, वो हम लोग सेपरेटली वो सेक्शन को एनालाइज करेंगे. ओके, फिर 44AD क्या बोलता है? एक बार आप 44AD के चंगुल में आ गए तो 5 years तक यू कैन नॉट मूव. आपको 5 years तक उसमें रहना ही पड़ेगा. अगर 5 साल के पहले आप इससे बाहर आ गए तो नेक्स्ट 5 years यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ 44AD. अगर 5 साल का अगर आपने 44AD को एक बार चुन लिया ना तो 5 साल आपको उसके साथ रिश्ता निभाना पड़ेगा. अगर 5 साल के पहले आपने रिश्ता तोड़ दिया तो अगले 5 साल तक आप इससे रिश्ता वापस नहीं बना सकते. क्लियर? 44ADA में कोई लिमिट नहीं है ऐसा 5 years का. नो लिमिट इज देयर. एंड वन लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट, ओके, ये अभी नहीं समझेगा बट अभी सिर्फ याद रखो क्योंकि जब मैं एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगी तो आपको काम आएगा कि इन दोनों का एक ही वन इंस्टॉलमेंट. फॉर एडवांस टैक्स यू हैव टू पे ओनली वन सिंगल इंस्टॉलमेंट. फॉर एडवांस टैक्स ओनली सिंगल इंस्टॉलमेंट, वन इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेबल, ओके, विच इज टू बी पेड ऑन 15th of March, my dear students. Okay, yes, everyone getting it? चलो अब डिटेल में जाते हैं. लेट्स गो इन डिटेल. ओके, यस, सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA को डिटेल में देखते हैं पहले माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फॉर्म मतलब LLP को ये बेनिफिट नहीं है 44AD का. 44AD को LLP ये बेनिफिट नहीं ले सकती. ओनली इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, यहाँ पे एनी पर्सन बट दैट पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया. तो क्या बोला गया है? एनी बिजनेस कैन टेक द बेनिफिट. ओके, एनी बिजनेस. जो 44ADA में वो नहीं ले सकते, 44AE वाले नहीं ले सकते, बाकी कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है. एंड 44ADA में क्या बोला गया है? प्रोफेशन में होंगे तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो. ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी. इन्होंने क्या बोला है कि
अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स या सेल 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप यहां पे नहीं आ सकते, मतलब अप टू 2 करोड़ रहा, देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 44 AD माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ 44 AD माय डियर स्टूडेंट्स। और यहां पे उन्होंने क्या बोला है, यहां पे उन्होंने क्या बोला है, अगर आप सेक्शन 10 AA के अंडर आपके बिजनेस का ऑलरेडी अगर एग्जाम्पशन लेते हो तो यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको अलाउड नहीं है, डबल बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे लिमिट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट है 2 करोड़, ओके, नॉट एक्सीड 2 करोड़, और यहाँ पे लिमिट है 50 lakhs। ओके, यस, नाउ व्हाट इज प्रिजम्पटिव इनकम, अगर आपको कैश फॉर्म में कुछ मिला तो 8%, और अगर नॉन कैश फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कुछ मिला तो 6%। ओके, एंड इन केस ऑफ 44 AD है 50% माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, अब आगे नेक्स्ट। ओके, वेदर एनी काइंड ऑफ डिडक्शन इज अलाउड, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम किया है, राइट, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, सेक्शन 30 to 37 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक तो आपको कम टैक्स भी दे और आपको बेनिफिट भी दे सेक्शन एक्सपेंसेस का, नहीं, दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनकम 8%, 6% से भी कम है तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके एक्सपेंसेस का पूरा लिस्ट लिखो और फिर प्रॉपर जो आपका इनकम हो रहा है वो आप पे कर सकते हो। मीन्स 44 AD एंड 44 AD आर ऑप्शनल, असेसी हैज टू चूज। ओके, असेसी को लगता है कि 5%, 6% और 8% से ही कम मेरा अगर इनकम होगा तो मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शो लोअर प्रॉफिट्स, गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ओके, गेटिंग इट? ओके, यस, प्रिजम्पटिव इनकम में आपको कोई एक्सपेंसेस की नहीं मिलेंगे, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा की सीधा आपके टर्नओवर का 8% और 6% हम लोग क्या करेंगे, एज द केस में भी इनकम मान लेंगे और उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। ओके, यस, अब इफ द असेसी इज अ पार्टनरशिप फर्म, वेदर these sections would be allowed, okay, not allowed, so 40B not allowed, 40B not allowed my dear students। ओके, आगे डेप्रिसिएशन एंड WDV 30 to 37 के अंडर 32 सेक्शन आता है, बराबर है ना, अगर 30 to 37 सारे सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है सो ऑटोमेटिकली सेक्शन 32 विल नॉट बी एप्लीकेबल, डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। आर दीज प्रिजम्पटिव सेक्शंस मैंडेटरी, आर दे मैंडेटरी माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ मोस्टली एवरीबडी गोज थ्रू दिस। ओके, ऐसा कोई उसका टर्नओवर कम होता है तो ये ऑप्शन छोड़ता है, ऐसा कोई होता ही नहीं है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द असेसी क्लेम्स दैट ही हैज अर्न्ड हायर इनकम? ओके, मतलब 6% और 8% से ज्यादा आपका इनकम है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज्यादा टैक्स पे कर सकते हो। गवर्नमेंट वेलकम यू, गवर्नमेंट वेलकम करती है, आप ज्यादा टैक्स पे करना चाहते हो तो गवर्नमेंट विल एम्ब्रेस यू विद ओपन आर्म्स, राइट। ओके, यस, यहाँ पे एडवांटेज क्या है, इन छोटे बिजनेस का, छोटे प्रोफेशन का एडवांटेज क्या है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ऑडिट भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लोअर इनकम दिखाना है, 6% और 8% से लोअर इनकम दिखाना है, आपको स्लैब रेट का बेनिफिट लेना है तो आप क्या करो, ये मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एंड देन यू कैन क्लेम लोअर इनकम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, कंपल्सरी एग्जिट रूट, 5 साल तक आपने अगर रिश्ता बना लिया तो ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, अगर 5 साल के अंदर अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया तो आपको अगले 5 साल 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंड 44 AD में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू गेट इट? तो अगर हमने जो चार्ट बनाया है, ओके, इसमें हमने क्या देखा, एनी बिजनेस, राइट। ओके, कौन होना चाहिए, इट शुड बी इंडिविजुअल, HUF, फर्म, राइट। LLP हो सकता है क्या, नहीं, LLP को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे असेसी, एनी असेसी हो सकता है, राइट, चाहे वो कोई भी हो, करेक्ट। ओके, यस, फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 5 years का एग्जिट रूट देखा है, राइट, कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलेगा, बराबर है, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, वो भी लिख लेती हूँ। ओके, कि आपको यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसेस का डिडक्शन, कॉमन में यहाँ पे कॉमन ही है ना तो वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और क्या बेनिफिट है, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, 40B। ओके, सो एक्सपेंसेस में 30 to 37 एंड 40B, ओके, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल, आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू गेट इट?
ओके सो कम ऑन, डू यू वांट टू टेक दिस चार्ट डाउन, इट विल बी इजियर फॉर यू, सिंपल स्वीट लैंग्वेज में आपने लिखा है. चलो जल्दी से लिख लो एंड देन विल गो इन डिटेल विद सेक्शन 44 AE. 44 AE पे 100% क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है. ओके यस कम ऑन. एंड रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो आपको एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. Done, my dear students? Okay, now let's go ahead with section 44A. What does section 44A says, my dear students? Section 44A में हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, प्लाइंग मीन्स मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, भाड़े पे देना, लीज पे देना, गुड्स कैरेजेस. जो ट्रक्स होते हैं ना, मैक्सिमम कितने ट्रक्स होने चाहिए? मैक्सिमम 10 ट्रक होने चाहिए. ओके तो अगर आपका ये बिजनेस होगा और अगर आपका ट्रक, माय डियर स्टूडेंट्स, इज कितने ट्रक्स है? 10 ट्रक्स है, नॉट मोर देन 10 ट्रक्स. ओके देन यू हैव एन ऑप्शन. फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके जो गुड्स कैरेजेस है वो हैवी वेट गुड्स कैरेजेस हैं या लाइट वेट. व्हाट डज दिस मीन माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आपने गुड्स कैरेजेस देखे होंगे, राइट, अंडरस्टैंड. अगर मुझे मेरे फैक्ट्री की बहुत बड़ी मशीन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करनी है तो क्या मैं छोटा सा टेम्पो मंगाऊंगी कि बड़ा सारा गुड्स कैरेज मंगाऊंगी? अगर थोड़ा सामान, कुछ कुर्सियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए बड़ा सारा ट्रक मंगवाऊंगी कि एक छोटा हाथी टेम्पो मंगाऊंगी? राइट. सो ट्रक अलग अलग प्रकार के होते हैं, बड़े छोटे, राइट. वो कितना वेट कैरी कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, बराबर है. तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस, और अगर आपके पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है इन दैट पर्टिकुलर PY, तो आप पहले कैटेगराइज करो, आपके पास हैवी व्हीकल्स कितने और आपके पास लाइट वेट गुड्स कैरेजेस कितने. अब हैवी वेट और लाइट वेट मतलब क्या? यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया है. ओके, इफ ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल का वजन, oh my God, इन्होंने व्हीकल का भी वजन नहीं छोड़ा. ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल इज मोर देन, ओके एक मिनट, I'll just try to manage the space here, क्योंकि आगे अपने को बहुत सारा कंप्यूटेशन है. यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रॉस वेट पर व्हीकल. ओके, ग्रॉस वेट
ऑफ व्हीकल इफ इज मोर देन 12,000 kgs, मतलब 12 टन। 12 टन क्यों? क्योंकि 1 टन मतलब 1000 kg, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, बराबर है। मतलब एक गुड को हैवी व्हीकल गुड कब बोला जाएगा? कि अगर उसका ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल इज मोर देन 12,000 kg, 12 टन से ज्यादा अगर उस व्हीकल का वेट होगा तो उसको माना जाएगा हैवी गुड्स व्हीकल। सो व्हाट इज लाइट गुड्स व्हीकल? if it is less than or equal to 12,000 kgs. If the gross weight of the vehicle is less than or equal to 12,000 kgs, फिर उसको light weight goods carriage माना जाएगा. If your goods carriage, my dear students, is heavy weight, then how much will be your income? Your income will be, my dear students, listen, rupees 1,000 per ton. Rupees 1,000 per ton. Listen to me, my dear students. Rupees 1,000 per ton of gross weight of vehicle. मतलब vehicle का जो weight है, ओके, vehicle का जो weight है वो टन्स में कन्वर्ट करेंगे और पर टन 1,000 रुपीज। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? पर मंथ, पर मंथ और पार्ट, पर मंथ और पार्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, और पार्ट पर व्हीकल। मतलब अगर इसको मैं इजी लैंग्वेज में लिखूं तो मैं आपको बताती हूं माय डियर स्टूडेंट्स, वेट, आई यूज शॉर्टकट, ओके, उसके बिना कुछ मतलब नहीं है। वेट इन टन्स, बराबर है ना? ओके, सो पर टन ₹1000, ओके, पर मंथ बोला है मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पे पर मंथ और पार्ट बोला है मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ, मतलब अगर एक भी दिन ऊपर रहेगा तो उसको 1 मंथ माना जाएगा। ओके, इनटू क्या यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन खत्म हो गया? नहीं, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, मेरे पास जितने व्हीकल्स रहेंगे उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। मतलब क्या? एक अगर आपके पास ट्रक है तो उसका आप वेट निकालो और पर वेट, पर टन ऑफ वेट ₹1000, ये क्या हो गया? एक महीने का एक ट्रक का इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दो, और अगर एक से ज्यादा व्हीकल्स हैं तो इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स कर दो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, वेरी सिंपल। ओके, आपने एक्चुअल एक्सपेंस क्या किया है, कितना यूज किया है, हमको उससे कोई भी लेना देना नहीं है, हम डायरेक्टली ये मान लेंगे। ओके, और अगर क्या है, इफ इट इज अ लाइट वेट नॉन हैवी गुड्स कैरेज, इफ इट इज अ नॉन हैवी गुड्स कैरेज तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे उन्होंने बोला है 7,500 रुपीज डायरेक्टली, ओके, पर मंथ और पार्ट पर व्हीकल। मतलब क्या? ₹7,500, मतलब ये कैलकुलेशन अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है? 7,500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स और पार्ट बोला है, नंबर ऑफ मंथ्स और पार्ट बोला है, मतलब हम राउंड ऑफ कर देंगे यहां पर भी, राइट, इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स। Clear, my dear students? Clear, everyone? Okay, I will solve a practical problem and then we'll take this down together. Come on, my dear students, let's solve a practical problem. Say, for example, I have 3 vehicles. I have 3 goods carriages. Okay, yes, I have 3 goods carriages. Okay, then it's इन तीनों का weight है say 18,000 kgs. इन तीनों का वेट है 18,000 kgs, ओके, और मैंने कितने दिन यूज किया है इसको? से 4 months and 4 days. ओके, देन आई हैव 2 more vehicles और इन दोनों व्हीकल्स का वजन है से 12,500 kgs, ओके, एंड दीज आर यूज फॉर 3 months and say 3 days. एंड देन आई हैव 1 vehicle जिसका वेट कितना है? 1 goods carriage जिसका वेट है से फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स 5,000 kgs एंड से मैंने इसको 6 months एंड 6 days यूज किया है। ओके, प्लीज फोकस। ओके, तो जितने गुड्स कैरेजेस है पहले हम लोग हैवी कितने देख लेते हैं और नॉन हैवी लाइट वेट कितने देख लेते हैं। ओके, हैवी कितने हैं? एक 3 का ग्रुप है और एक 2 का ग्रुप है, और यहाँ पे एक ही है जो नॉन हैवी है। ओके, सो जो 3 का ग्रुप है उन्होंने क्या बोला है? 18,000 kgs। सो इन 3 गुड्स कैरेजेस का कैलकुलेशन पहले हम लोग कर लेते हैं। 18,000 kg उनका वजन है माय डियर स्टूडेंट्स,
ओके तो ये पहले टन्स में कन्वर्ट करना है. 1 टन इज इक्वल टू 1000. सो 18,000 केजीज कितना हो जाएगा? 18 टन्स. सो 18 टन्स इंटू ₹1000 पर टन. ये एक महीने के लिए इंटू नंबर ऑफ मंथ्स. अब नंबर ऑफ महीने कितने हैं? 4. और पार्ट बोला है, मतलब एक भी दिन अगर ऊपर होगा तो उसको एक महीना ट्रीट कर दिया जाएगा. मतलब हम लोग क्या करेंगे? इंटू 5. ये एक व्हीकल के लिए. ऐसे कितने व्हीकल्स हैं? 3 व्हीकल्स. डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके यस. तो ये कितना हो गया? सो दिस टर्न्स आउट टू बी माय डियर स्टूडेंट्स. यस वेयर इज माय कैलकुलेटर? यस हियर इट इज. सो 18 into 1000 into 15. So that comes to how much my dear students? 2,70,000. ठीक है. अब ये हो गया 3 heavy goods vehicles के लिए. अब 2 heavy goods vehicles my dear students. 2 heavy goods vehicles क्योंकि इनका वजन 12,000 से ज्यादा है ना, इसलिए ये heavy goods vehicles हो गए. राइट तो इनका क्या होगा? How much is the weight, my dear students? It's 12,500 kg. 12,500 kg, my dear students. 12,500 kg, very important. मतलब 12.5. 12.5 पॉइंट में नहीं चलेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 5 या 5 से ज्यादा अगर डेसिमल पॉइंट से आगे होगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 13 kg. ये राउंड ऑफ हो जाएगा 13 kg, my dear students. Okay, so 13 kg, 13 tons, sorry, 13 tons into 1,000 rupees 1,000 per ton. Okay, into how many months? 3 months and 3 days. 3 days ज्यादा है तो that will be treated as month. So ये हो जाएगा 4 months. Into how many vehicles? 2. So that comes to how much? 13,000 into 8. So that comes to 1,04,000. ओके और अब एक नॉन हैवी है. नॉन हैवी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. 7,500 रुपीज पर मंथ. अब पर मंथ कितने महीने हैं? 6 महीने और 6 दिन. तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 7 महीनों के लिए. और कितना व्हीकल है? एक ही गुड्स कैरेज है. सो दिस विल बी हाउ मच? 7,500 into 7, that comes to 52,500. So how much is my total income under section 44A? My total income comes to, so 4,26,500 is my total income under section 44AE, my dear students. Anybody having any doubts? Yes, my dear students. Come on. Anyone having any doubts? Yes? किसी को कोई डाउट? Yes or no? सिंपल है? हाँ या ना? चलो एक काम करते हैं. पहले मैं आपको ये जॉट डाउन करने के लिए देती हूँ. ओके जस्ट टेक दिस डाउन एंड देन आई गिव यू वन एग्जाम्पल विच यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. Come on, my dear students. Come on, quickly take this down. The example also, it will be better if you jot it down in your notebooks.
Done, my dear students? Done, my dear students? Yes, everyone. Okay. किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubt? तो चलो, I'll give you an example. Okay, say number of trucks or number of goods carriages, weight in tons, months, and you have to find out income under section 44AE. ओके से मेरे पास 3 गुड्स कैरेजेस हैं जिनका वेट है मानो कितना लेंगे 11,900 एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर 11 मंथ्स 11 डेज. ओके ओके तो व्हाट विल बी द इनकम. देन नेक्स्ट इफ आई हैव 2 गुड्स कैरेजेस जिनका वेट है 15,000. Okay, and they have been used for 5 months and 6 days. And 1 vehicle, okay, or rather not 1, 10, नहीं 9 लेते. चलो 9 I have जिसका वजन है 5,000 kgs and they have been used, my dear students, for 4 months and 3 days. Come on, I want your answers. Come on, fast. Okay, yes, I want you all to try first and then we will solve it once again. Come on, my dear students, give it a try. इस सेक्शन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही है माय डियर स्टूडेंट्स. Done, my dear students? Okay, let's see. अब यहाँ पे क्या हुआ है? How much is the weight? It is 11.9. First category, okay? First category, my dear students. Yes, तो चलो फर्स्ट कैटेगरी में चलते हैं. 3 vehicles 11.9 बोला है तो यहाँ पे वेट लेंगे 12 टन्स इंटू 1,000 पर टन. ओके, पर मंथ के लिए तो कितने महीने हो गए? यहाँ पे 12 महीने हो गए. कितने व्हीकल्स है? 3. तो ऐसा अगर मैं करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है? 12,000 इंटू 36, दैट कम्स टू 4,32,000. नो प्रॉब्लम. आगे देन अगेन इट इज अ हेवी गुड्स कैरेज 15,000. राइट? क्या मेरा आंसर करेक्ट है? Absolutely not, my dear students. 11,900. Is it more than 12,000? No. So this is a light goods carriage. light goods carriage. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7,500 per month. Into यहाँ पे 12 months हो जाएगा. Into 3 vehicles. Very simple.
राइट. सो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. 7,500 into 36. You get it, my dear students? You have to be very careful. Very careful. हाथ के मार्क्स गवा के नहीं आने हैं अपने को. Okay. Next. 15,000. 15,000 means it is a heavy goods carriage. Heavy goods carriage. So it will be what? 15 tons into 1,000 per ton. Right? Then into how many months? 6 months. Into 2 carriages. So it is 15,000 into 12. 1,80,000. Further. 5,000 is the weight. That means it is a light goods carriage. So again it is 7,500 into how many months? 4 months and 3 days. So that means 5 months into 9. So 7,500 into 5 into 9 comes to 3,37,500. Clear, my dear students? Okay. Yes. So can we say here our presumptive income section has been done? Okay. ओके. यस. तो चलो फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने जो यहाँ पे देखा है. 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE. 44 AD किसको एप्लीकेबल है? एनी बिजनेस अदर देन 44 AE एंड 44 ADA. ओके. ओके. यस. फिर यहाँ पे क्या बोला है? इंडिविजुअल HUF फॉर्म हो सकता है, LLP को भी एप्लीकेबल नहीं है. सिर्फ इन 3 कैटेगरीज को एप्लीकेबल है. टर्नओवर अप टू 2 crores. तो टर्नओवर जो आपने कैश में किया उस पर 8% विल बी इनकम. जो नॉन कैश में है वो 6% विल बी इनकम. 5 years का आपके पास ऑप्शन है. एक बार अगर आप रिश्ता बना लो 44 AD के साथ 5 साल आपको निभाना पड़ेगा. अगर 5 साल के पहले आपने रिश्ता तोड़ दिया तो अगले 5 साल आप 44 AD के अंडर कवर नहीं होंगे. 44 ADA. Any profession whose turnover, whose gross receipts are what? Up to 50 lakhs. तो 50% will be treated as your income. Gross receipts का 50% will be your income. Okay. एडवांस टैक्स के लिए आपको एक ही इंस्टॉलमेंट भरना है. दैट इज 15th March वाला इंस्टॉलमेंट. कोई एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. कोई भी ऑडिट आपको नहीं मिलेगा. ओके. यस. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. विल आई गेट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A? ओके. चैप्टर 6A का डिडक्शन कैसे मिलता है? पूरे टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम आते हैं. फिर इनका टोटल लिया जाता है. इस टोटल को कहा जाता है GTI. इसमें से लेस होते हैं डिडक्शंस. अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको इनकम बताया गया है, मतलब यहाँ पे बताया गया है. सो विल यू गेट डिडक्शंस? एब्सोल्युटली यस, यू विल गेट द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. क्लियर? ओके. यस. फिर हमने 44 AE देखा. 44 AE क्या बोलता है कि अगर आप स्पेसिफिक है ये सेक्शन, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एप्लीकेबल है. इफ यू आर इनटू बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस. ओके. और अगर आपके पास मैक्सिमम 10 ट्रक है इन द PY तो आपको क्या हो जाएगा? ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर एक भी दिन के लिए साल में आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक हो गए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके. देखो कि लाइट हैवी वेट गुड्स कैरेजेस कितने हैं, लाइट वेट गुड्स कैरेजेस कितने हैं. हैवी वेट होंगे तो हैवी वेट मीन्स व्हाट? इफ ग्रॉस वेट ऑफ दैट गुड्स कैरेज इज मोर देन 12,000 kgs, 12 टन से ज्यादा, तो वो हैवी गुड्स. 12 टन या 12 टन से कम होगा तो इट इज लाइट गुड्स कैरेज. इफ इट इज एन हैवी गुड्स कैरेज, इनकम इज हाउ मच? ₹1,000 पर टन. राइट. इनटू नंबर ऑफ मंथ्स इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स. नंबर ऑफ मंथ्स करते वक्त राउंड आपको क्या करना पड़ेगा? और पार्ट बोला है मतलब वो पूरा करना पड़ेगा. और आपको जब आप वेट लेते हो दैट वेट हैज टू बी ऑल्सो राउंडेड ऑफ. वो भी यहाँ पे भी लिख देती हूँ. वेट में भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. राउंड ऑफ मतलब 0.5 से अगर ज्यादा रहा तो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट्स के बाद 5 या 5 से ज्यादा रहा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा अगले नंबर के पास. और ये क्या हो जाएगा? और पार्ट होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स भी एक दिन भी ज्यादा रहा तो वो और एक महीना कंसिडर कर दिया जाएगा. And if it is a light goods vehicle, ₹7,500 per month or part per vehicle means 7,500 into number of months or part मतलब एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा महीनों से ज्यादा तो वो एक महीना माना जाएगा into number of vehicles, my dear students. Clear? So our presumptive income here comes to an end. Okay. Now let's quickly go ahead to our admin sections 44AA and 44AB. Okay. Yes. 44AA, compulsory maintenance of books of accounts. A stands for accounts. A stands for accounts. So section 44AA क्या बोलता है? Compulsory maintenance of books of accounts. It speaks of compulsory maintenance of books of accounts, my dear students. Yes. So section 44AA, my dear students. Section 44AA. Compulsory maintenance of books of accounts.
अब किसको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, सी अंडरस्टैंड, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन होता है तो ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि उसी को सेक्शन 44 ए एप्लीकेबल होगा। अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आपका इनकम इस सेक्शन के अंडर एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? कैश बुक, जर्नल, लेजर, जिससे हम एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाइफरकेट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रैक्टिकली हम लोग क्या लिखते हैं? कोई भी चीज जो 25 रुपए से ज्यादा होगी, लिसन टू मी, 25 रुपए से ज्यादा जो भी चीज होगी उसको हमको सब, हर एक चीज को उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके, अब किसको कंपलसरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और किसको नहीं, ये हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यस, इफ यू आर इनटू बिजनेस, ओके, पहले बिजनेस की कैटेगरी देखते हैं। If you are into business, my dear students, okay, if you are into business, okay, तो यहाँ पे उनका क्या कहना है? यहाँ पे उनका क्या कहना है my dear students? इसको bifurcate करो। If you are an individual और HUF, और अगर आप अदर कैटेगरी में हो, ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? चेक करो, चेक करो। उन्होंने यहाँ पे कंडीशंस क्या दिए हैं? इफ इनकम एक्सीड्स रुपीज 2.5 lakhs, 2,50,000, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, इफ इनकम एक्सीड्स योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और टर्नओवर, इफ टर्नओवर एक्सीड्स, मतलब दोनों कंडीशन देखना है आपको। इफ टर्नओवर, ओके, यस, ये एक्सीड्स लिखने से पहले मैं कुछ लिखना चाहूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ टर्नओवर इन एनी ऑफ प्रिसीडिंग 3 PYs एक्सीड्स कितना? 25 lakhs रुपीज, 25 lakhs। मतलब क्या? मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, मतलब क्या? ये कौन सा PY है? अपना PY 2021, उसके पहले 3 साल 1920, 1819 और 1718। अगर इन तीनों में से किसी भी साल, वर्ड यूज माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल, एनी ऑफ प्रीसीडिंग 3 PYs, अगर पिछले 3 सालों में अगर एक भी साल आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, ओके, ये इनकम हमको किस साल के देखना है? ये इनकम किसका देखना है? ऑफ करंट PY, ऑफ करंट PY। अगर इस PY में आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 से ज्यादा है, या तो पिछले 3 PYs में, ओके, यस, अगर आपका एनी ऑफ 3 PYs लिखती हूं, क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? एनी ऑफ 3 PYs में क्यों लिखती हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, PY 20-21 में आपका टर्नओवर कितना है? PY 19-20 में कितना है? 18-19 में कितना है? राइट। तो इन तीनों PYs में अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा होगा, क्योंकि हमको प्रीसीडिंग 3 PYs बोले मतलब हमको रेसिडेंशियल स्टेटस याद आता है, राइट, वो कंफ्यूज हमको नहीं होना है। उन्होंने क्या बोला है? एनी ऑफ 3 PYs, एनी ऑफ 3 PYs मतलब अपना PY और पिछले 2 PYs, अपना PY और पिछले 2 PYs। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने वो प्रीसीडिंग वर्ड हटा दिया। एनी ऑफ 3 PYs, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 25 lakhs, देन यहाँ पे यू हैव टू कंपल्सरीली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, you have to compulsorily maintain books of accounts. In case of other SSEs, if your income exceeds rupees 1.2 lakhs, that is 1,20,000, or if your turnover in any of the 3 PYs is more than 10 lakhs, then you have to maintain books of accounts. Clear my dear students? Okay, इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, I hope आप लिख सकते हो कि लिख दूँ। If income, ओके, सी बिजनेस के केस में क्या बोला है उन्होंने? इंडिविजुअल HUF, अदर्स। इंडिविजुअल HUF में इफ इनकम एक्सीड्स 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और इफ टर्नओवर इन एनी ऑफ द 3 PYs इज मोर देन 25 lakhs, एंड यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन केस ऑफ अदर असेसीज जो बिजनेस कर रहे हैं, इफ योर इनकम एक्सीड्स 1,20,000, और इफ टर्नओवर इन एनी ऑफ द 3 PYs इज मोर देन 10 lakhs, then you have to compulsorily maintain books of accounts, my dear students. Okay, now in case of profession, my dear students, okay, now let's see what happens in case of profession, my dear students. Yes, just 1 minute. Yes,
हाँ, यहाँ पे हमको फिर से 2 कैटेगरीज करना पड़ेगा. आई एम पर्पजली टेकिंग माई टाइम प्रॉपरली डिज़ाइन करिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं. तो एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स, ICSI ऑल्सो वांट्स दैट ये कॉन्सेप्ट्स आपके हमेशा परफेक्ट रहे दिमाग में. अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है. ओके, यस, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, यस, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है देन द लिमिट इज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके ग्रॉस रिसीट्स मोर देन 1,50,000, अब जो आगे बोल रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑल 3 PYs, मतलब सारे PYs में, इस PY में और पिछले 2 PY में अगर आपके ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स माय डियर स्टूडेंट्स मेंटेन करने हैं. ओके, यस, and if you are covered under non-specified category, my dear students, okay, then the limit same as that of business, okay, मतलब यहाँ पे ये जो लिमिट्स है ना, this will be applicable for non-specified profession, my dear students. Okay, and अब others में कौन आता है? थर्ड कैटेगरी में माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी में आता है. अब हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिजम्पटिव इनकम फाइल करते हैं. ओके, जो प्रिजम्पटिव इनकम के अंडर इनकम कंप्यूट करते हैं 44 AD, ADA, AE, हमने उसमें क्या देखा कि दे डू नॉट हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, बट मैंने उसमें आपको बोला था कि अगर आपको लगता है कि प्रिजम्पटिव इनकम में जो इनकम 44 AD या ADA या AE में है उससे कम हमारा इनकम है. So if you want to show lower income, my dear students, then you have to maintain proper books of accounts and get the audit done. Clear? Okay? Yes, यहाँ पे explain करने से ज़्यादा याद रखने की points ज़्यादा है. Section 44 AA speaks of compulsory maintenance of books of accounts. अगर my dear students, listen, if you are covered under the business category, okay, आपका बिजनेस होगा तो चेक करो इंडिविजुअल है कि HUF है. अगर इंडिविजुअल है या HUF है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनकम इस PY में 2,50,000 से ज्यादा है तो, या पिछले इस PY में और पिछले 2 PY में, ऐसे तीनों PY में, इन तीनों PYs में से किसी भी एक PY में अगर आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा होगा देन यू हैव टू कंपल्सरीली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन दिस PY. ओके, अगर अदर्स होंगे, इंडिविजुअल HUF छोड़ के अगर अदर बिजनेसेस होंगे तो इफ योर इनकम इज मोर देन 1,20,000 एंड इफ योर टर्नओवर इन एनी ऑफ द 3 PYs इज मोर देन 10 lakhs देन यू हैव टू कंपल्सरीली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम दिस PY. ओके, यस, प्रोफेशन में क्या बोला गया है चेक करो. आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो क्या या नॉन स्पेसिफाइड में हो क्या? अब स्पेसिफाइड में कौन आता है ये मैं आपको बताऊंगी. स्पेसिफाइड प्रोफेशन में होंगे तो चेक करो इफ योर ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 1,50,000 इन ऑल 3 PYs, पिछले इस PY में और पिछले दोनों PY में आपका ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 से ज्यादा होगा. ओके, मतलब तीनों साल में अगर 1,50,000 से ज्यादा होगा तो ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, नहीं तो नहीं करने. ओके, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को लिमिट्स एज दैट ऑफ बिजनेस वुड बी, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन को के लिए लिमिट्स एज दैट ऑफ बिजनेस वुड बी एप्लीकेबल. अदर्स में कौन आता है? प्रिजम्पटिव इनकम. ओके, मतलब जिनको अगर प्रिजम्पटिव इनकम से भी कम इनकम अगर उनको कोट करनी है, लोअर इनकम, देन यू हैव टू मेंटेन कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आता है? लेट्स अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. यस, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू राइट. ओके, डोंट वरी. अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आता है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आता है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं फर्स्ट अकाउंटेंसी. ओके, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो लीगल काम करते हैं, जो मेडिकल का काम करते हैं, राइट, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स, राइट, सर्जन्स, फिल्म आर्टिस्ट्स. ओके, देन इंजीनियरिंग जो करते हैं,
ओके, देन टेक्निकल कंसल्टेंसी माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्निकल कंसल्टेंसी करते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, हम भी आते हैं, हम भी आते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्चरल काम जो करते हैं, ओके, एंड एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी ने यहाँ पे जगह छोड़ी है, हमको अगर कोई लगा कि हमको ऐड करना है लिस्ट में तो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ये है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। व्हेन आई से मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंटेन कैश बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बुक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन जर्नल, देन लेजर, ओके, जर्नल आएगा तो लेजर आएगा, राइट। देन कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स मोर देन ₹25 माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने बोला ना 25 रुपए से ज्यादा जो भी होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, वो मेंटेन करना पड़ेगा। देन ओरिजिनल बिल्स फॉर एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹50, ओके, यस। सो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने इसमें डिफॉल्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी, आपको करने चाहिए थे बट अगर आपने डिफॉल्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन दैट केस अंडर सेक्शन 271A देयर इज अ पेनल्टी, ओके, अंडर सेक्शन 271A, अरे under section 271A my dear students, there is a penalty of ₹25,000. very 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 important from MCQ's point of view. penalty of ₹25,000 is applicable. so मैंने पूरा की पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे शॉर्ट में जॉट डाउन करवा दिया है। अब you have to take this down in your books my dear students. come on, yes, come on, quickly take this down my dear students. then we'll go ahead with the next section. come on.
Done, my dear students? Okay. क्यों, क्या हुआ? मैं बता दूंगी पीछे के खत्म होने के बाद तेरे को। 1 घंटा हो गया और 1 घंटा लगेगा। Okay, my dear students. Now let's go ahead with the next section. ओके तो हमने क्या देखा कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। ओके वो हमने देखा सेक्शन 44AA के अंडर। ओके अब बार बार मैम बोल रही है कि मैम ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। कौन सा अदर वाला? तो प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। वी हैव टू क्विकली गो अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके यस अब बार बार मैम बोल रही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उनका ऑडिट करवाना पड़ेगा, उनका ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ऑडिट किसको करना पड़ता है। सेक्शन 44AA स्पीक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and 44AB speaks of audit of accounts, my dear students. See, understand. See, ये ऑडिट कौन करता है? सीए करता है। सी एक बिजनेसमैन को तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, प्रॉफिट। 100 में बेचा, 80 में खरीदा, 20 रुपए अपना प्रॉफिट, राइट। ये कानूनी चीजें, कौन से एक्सपेंस अलाउ होंगे, कौन से एक्सपेंस डिसअलाउ होंगे, ये बिजनेसमैन की बस की बात है ही नहीं। फिर ये कौन देखता है? ये सीए देखता है। ओके बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन पूरे साल बिजनेस करता है और फिर इस किए हुए बिजनेस का, इस किए हुए टर्नओवर का, इस किए हुए ग्रॉस रिसीट्स का, इस किए हुए एक्सपेंसेस का एनालिसिस करता है सीए। ओके और फिर सीए इसका एनालिसिस करता है। इसको कहा जाता है ऑडिट, माय डियर स्टूडेंट्स। इसको कहा जाता है ऑडिट। एक सीए पता है मैक्सिमम कितने ऑडिट्स कर सकता है? 30 ऑडिट्स। अगर एक सीए के साथ शादी हो गई तो 30 मेरे, 30 उसके, 60 ऑडिट्स कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर सीए, एम्प्लॉय सीए, मेरे 30, एम्प्लॉय के 30, ऐसे 60 ऑडिट्स। ऐसे ही बिग फोर ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिट्स उनको इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो सीए एम्प्लॉयज ले लेते हैं उनके अंडर। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके सीए इज अ बैलेंस बिटवीन असेसी एंड सीबीडीटी। असेसी को कानूनी भाषा समझ में नहीं आती और सीबीडीटी सिर्फ कानूनी भाषा बोलती है। और असेसी क्या करता है, सीए क्या करता है? दोनों के बीच बैलेंस है। असेसी को उनकी भाषा में समझता है और सीबीडीटी को अपने उनकी भाषा में उसका जवाब देता है। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द रोल ऑफ सीए। ओके तो ये ऑडिट कौन करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कौन करता है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं सीए हूं और अगर मैंने खुद की प्रैक्टिस चालू की तो बिफोर दैट आई हैव टू टेक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैं सीए हूं और मुझे जॉब करना है तो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता। ओके क्योंकि मैं खुद का ऑफिस सेटअप नहीं कर रही, मैं किसी और के अंडर एम्प्लॉयमेंट करूंगी। अगर मैं सीए हूं और मैं टीचिंग कर रही हूं तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में कुछ नॉर्म्स है। अगर उनके लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है उतना ही किया तो ठीक, वरना आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। yes I am a chartered accountant. Yes, I am a chartered accountant. Okay, and a company secretary also. And I had began my PhD, but मैं प्रेग्नेंट रह गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कवर करूँ उसको, बट देन ड्यूरिंग माई मेटर्निटी एंड देन नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा मैंने ढील दे दिया, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। ओके यस, ये मैं सीसा डीसा का कोर्स भी मैंने कर रखा है। एक इंश्योरेंस का कोर्स होता है। ओके वो भी मैंने हाफ कोर्स किया है, हाफ मैंने छोड़ना पड़ा मुझे किस रीजंस की वजह से।
ओके ये सो आई एम रियली रियली वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्टडिंग. आप लोगों को लगता होगा कि मैम के लिए तो कितना इजी है, बार बार हर अटेम्प्ट में सिखाओ और फिर वो बाय हार्ट हो जाता है, वही सिखाओ. सी टैक्स हर अटेम्प्ट में चेंज होता है, हर अटेम्प्ट में उसके अमेंडमेंट्स होते हैं, हर अटेम्प्ट हमको उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है. मैं अगर एक बार बैठ जाऊँ बुक ओपन करके तो आई कैन सिट फॉर 18 आवर्स, 20 आवर्स स्टडिंग. आई लाइक डूइंग इट बिकॉज आई नो कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता. मैं कोई भी न्यूज़ अगर दिन में सुबह मैं कोई भी न्यूज़ अगर पढ़ती हूँ तो उस न्यूज़ का रिलेशन निकाल के मैं क्लास में उसको एक्सप्लेन करती हूँ. दीज एग्जाम्पल्स विच आई गिव यू आर ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके yes, let's come back. So a CA, yes, एक CA क्या करता है? CA ऑडिट करता है. ओके तो यहाँ पे एसएससी है, यहाँ पे सीबीडीटी है. ओके एसएससी को बिजनेस लैंग्वेज समझ में आती है, सीबीडीटी को कानूनी लैंग्वेज समझ में आती है. एक CA क्या है? बैलेंस दोनों के बीच में. ओके तो CA क्या करता है? एसएससी बिजनेसमैन का क्या करता है? एसएससी का बिजनेस लेता है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करता है. ओके फिर उससे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाता है. इट इज इन फॉर्म 3CA एंड 3CB एंड देन ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है सीबीडीटी को. ओके अब ड्यू डेट्स है, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट. माय डियर स्टूडेंट्स इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट है इस सेक्शन में. सो इस पे ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है 110% इन योर एग्जाम. माय डियर स्टूडेंट्स 110% बहुत मेजर अमेंडमेंट्स किए हुए हैं. 2 मेजर अमेंडमेंट्स हैव बीन डन इन दिस सेक्शन. तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है. ओके यस लिसन टू मी. अब क्या होता है यहाँ पे ड्यू डेट्स दी होती है. ओके अब तक तो क्या डेट थे? ड्यू डेट्स क्या डिसाइड हुई थी? 30 सितंबर, 30/9. ओके सी अंडरस्टैंड 30 ड्यू डेट्स मतलब क्या? लेट मी टेल यू. हम पीवाई में हैं, मतलब हम यहाँ पे हैं, राइट हम यहाँ पे है. ओके सो 1/4/20 से मेरा पीवाई चालू हुआ, 31/3/21 को खत्म हो जाएगा. ये मेरा पीवाई है, ये मेरा एवाई है. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? बिजनेस करती हूँ और यहाँ पे मैं टैक्स करती हूँ. यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स अर्न करती हूँ और यहाँ पे इस प्रॉफिट्स में मैं टैक्स पे करती हूँ. करेक्ट राइट. ओके सो हियर ऑन दिस पर्टिकुलर डेट माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड माय डियर स्टूडेंट्स. इसलिए मार्च एंडिंग अपने पापा से सुना होगा. मार्च एंडिंग है, जो बैंक में जॉब करते हैं उनके लिए भी मार्च एंडिंग इंपॉर्टेंट है, जो खुद का बिजनेस है उनके लिए भी मार्च एंडिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंट्स नीड टू बी फाइनलाइज्ड. ओके यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होते हैं, राइट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होते हैं मतलब यहाँ पे P&L अकाउंट बनता है. ये P&L अकाउंट एक बार फाइनल हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट हैपेंस इन प्रॉफिट्स को फिर से क्या होता है? वो ऑडिट किया जाता है, वो CA के पास जाते हैं, फिर CA इसका ऑडिट करता है, राइट इसका ड्यू डेट क्या दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट है. ओके 30 सितंबर 21 माय डियर स्टूडेंट्स. 30 सितंबर 21 ये किसका ड्यू डेट उन्होंने बोला है? ऑडिट रिपोर्ट का, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट बोल दिया है उन्होंने. ओके TAR जिसका शॉर्टकट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. ओके मतलब CA को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब तक फाइल करना है? 30 सितंबर तक फाइल करना है. और अगले महीने ओके ओके 31 अक्टूबर 21. ओके यहाँ पे मुझे क्या करना है? एज एन असेसी आई हैव टू फाइंड, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. ओके ये ऑडिट रिपोर्ट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये CA फाइल करता है. ओके और ये जो है ना रिटर्न ऑफ इनकम, ये असेसी फाइल करता है, खुद का जो कॉम्पिटिशन है, मेरा इनकम है. सी अंडरस्टैंड इंडिया में सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, राइट मतलब क्या? मैं बिजनेसमैन हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं बेसिक्स आई एम क्लियरिंग अ बेसिक्स जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा जिंदगी में. ओके सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या? मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद क्या करती हूँ? बिजनेस में इनकम कितना हुआ, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, इतना मेरा प्रॉफिट, उस पर मैं टैक्स पे करती हूँ, राइट. सिर्फ अलावेबिलिटी डिसअलावेबिलिटी चेक करने के लिए मैं एक CA के पास जाती हूँ, राइट. सो हियर आई एम गोइंग टू चूज द मेरा CA कौन रहेगा, सब कुछ, राइट. तो सेल्फ असेसमेंट में हम टैक्स पे कर देते हैं. फिर क्या होता है? फिर अब ये रिटर्न ऑफ इनकम जाने के बाद ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट है. फिर क्या होता है? फिर ये ड्यू डेट होने के बाद CBDT अपना रिटर्न चेक करती है, CBDT अपना टैक्स रिपोर्ट चेक करती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. और अगर उसको लगा कि हाँ इसके टार में कुछ प्रॉब्लम है, फिर असेसमेंट आता है.
अगर इनको कुछ लगा कि रिटर्न ऑफ इनकम में कुछ प्रॉब्लम है, फिर असेसमेंट आप पे डिक्लेयर किया जाता है. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? Do you understand? So this is the way in this functions and this is the major amendment. Okay, मैंने आपको बताया था. कौन से केस में बताया था? बताओ. कौन से केस में बताया था? 35E के केस में मैंने आपको बताया था. 35E के केस में मैंने बताया था. मैं पूरी चीज़ तो वापस नहीं रिपीट करूंगी क्योंकि दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. मैं बस इतना आपको बता देती हूँ कि टैक्स ऑडिट का हम क्या करते हैं, बिजनेस अर्न करते हैं PY में, बिजनेस रन करते हैं PY में और टैक्स पे करते हैं AY में, राइट. सो हमारा जो ड्यू डेट रहता है वो हमेशा AY में रहता है. ओके, अब व्हाट आर द ड्यू डेट्स माय डियर स्टूडेंट्स? ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट is 30th September 21 and due date for filing return of income is 31st October 21 my dear student. It is 31st October 21. ठीक है, क्लियर? ओके, ये एक मेजर अमेंडमेंट है जो आपको याद रखना है. ओके, यस. अब ऑडिट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट किसको करना पड़ता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके ओके, सी अंडरस्टैंड. आपको क्या चेक करना है? एक असेसी है. ओके, आपको असेसी के क्या चेक करना है? पेमेंट्स प्लस रिसीट्स. वेट, आई मेक इट मोर सिंपलर टू यू. से एनी असेसी माय डियर स्टूडेंट्स, एनी असेसी. ओके, अगर असेसी कोई बिजनेस कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो आप चेक करो इसके बिजनेस में जो इसको रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, जो रिसीट्स हो रहे हैं, ओके, और जो पेमेंट्स हो रहे हैं. रिसीट्स मतलब मैंने सेल किया, पैसा आया, मैंने कोई खर्चा किया, उसका मैंने पेमेंट किया, राइट. सो जो रिसीट्स और पेमेंट्स है इनको इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. ओके, क्या कैटेगरी? मोर देन 95% इन डिजिटल फॉर्म. मतलब उन्होंने क्या मार्जिन दिया है? 5% का मार्जिन दिया है आपको कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, और बाकी 95% आपको क्या करना है? 95% से ज्यादा, मोर देन 95% इन डिजिटल फॉर्म. मतलब 5% या 5% से कम आपको कैश के ट्रांजैक्शंस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं. अगर आप करते हो, या तो फिर लेस देन 95%, मतलब कैश में ज्यादा कर रहे हो और ऑनलाइन में डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो, लेस देन 95% इन डिजिटल फॉर्म. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? उन्होंने ऑडिट के लिए टर्नओवर का लिमिट क्या है? यहाँ पे टर्नओवर का लिमिट दिया है उन्होंने माय डियर स्टूडेंट्स. इफ टर्नओवर एक्सीड ₹5 crores देन ऑडिट इज कंपल्सरी. अगर, और यहाँ पे अगर आप कैश में ज्यादा बिजनेस कर रहे हो, ओके, 95% से कम अगर आप डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो, ओके, मतलब क्या? 5% सी, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि कैश अप टू 5%, ओके, उससे ज्यादा नॉट ओके. मतलब 95% आप डिजिटल फॉर्म में करते हो, मतलब 5% कैश में करते हो. बस उन्होंने क्या बोलना है कि अगर 5% तक ओके, 5% से ज्यादा अगर आप कैश में करते हो तो हम आपका यहाँ पे टर्नओवर क्या कर देंगे? टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ कर देंगे, तो आपको ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा. मीन्स हियर गवर्नमेंट वांट्स टू डीमोटिवेट कैश ट्रांजैक्शंस. उनका क्या कहना है कि अगर रिसीट और पेमेंट्स, ओके, अगर टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स, ओके, कैश में 5% से ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली 5% से ज्यादा अगर कैश में, मतलब ऑब्वियसली 95% से कम डिजिटल फॉर्म में है. बराबर है ना, राइट. तो आपका यहाँ पे टर्नओवर लिमिट उन्होंने कम कर दिया 1 करोड़. 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर होगा तो ऑडिट कराओ. और वही अगर आप डिजिटल फॉर्म में ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपका 5 करोड़ का लिमिट उन्होंने डिसाइड कर लिया है. ओके, यस, इसका आपको नोट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी. ओके, यस. एंड इफ यू आर इन प्रोफेशन, if you are in profession my dear students, if you are in profession, if your gross receipts are more than ₹50 lakhs, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ऑडिट करवा के लेना पड़ेगा. और अदर्स में if you are covered under presumptive income, और अगर आपको लोअर प्रॉफिट्स दिखाना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और कंपल्सरीली ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. ओके, सो इन ऑल दीज केसेस माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट इज कंपल्सरी. ओके, यस. अब
अब ऑडिट कौन कर सकता है? और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो. नॉट एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू ऑडिट माय डियर स्टूडेंट्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो बस वही ऑडिट कर सकता है. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द ड्यू डेट्स नाउ? व्हाट आर द ड्यू डेट्स? now if you are covered under tax audit, if you are covered under tax audit मतलब ऊपर के लिमिट्स में, या if you are not covered under tax audits, ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ड्यू डेट क्या बोली है? ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आई एम सॉरी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट उन्होंने बोल दी है यहाँ पे है 30 सितंबर, और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर. बट यहाँ पे अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर्ड नहीं हो देन 31 जुलाई ऑफ AY. ड्यू डेट इज ऑलवेज ऑफ AY माय डियर स्टूडेंट्स. क्लियर एवरीवन? ओके, यस. अब अगर इसमें आप डिफॉल्ट करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें आप डिफॉल्ट करते हो मतलब आप ऑडिट अगर नहीं कर पाते देन पेनल्टी इज हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स? पेनल्टी इज 0.5% ऑफ टर्नओवर और ₹1,50,000 whichever is lower. Do you understand my dear students? Do you understand? ओके, मतलब उनका क्या कहना है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उनको प्रमोट करना है कि बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा नॉन कैश बिजनेस करे. तो उनका क्या कहना है कि 5% तक आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. ओके, अगर आप 5% या 5% से कम करते हो कैश ट्रांजैक्शन, मतलब 95% से ज्यादा अगर आप डिजिटल फॉर्म में करते हो तो आपका टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ है. जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तब आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा. पर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो तो आपका लिमिट 1 करोड़ है. प्रोफेशन के लिए 50 लाख का लिमिट है. और अगर प्रिजम्पटिव इनकम में उनको लोअर प्रॉफिट्स दिखाना है तो उनको ऑडिट कंपलसरी है. ऑडिट कौन कर सकता है? CA प्लस जिसके पास COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है. व्हाट आर द ड्यू डेट्स? टैक्स ऑडिट के लिए ड्यू डेट क्या है? जिनको टैक्स ऑडिट में कवर्ड है. ओके, टैक्स ऑडिट एंड कॉर्पोरेट असेसीज. हाँ, कॉर्पोरेट्स के लिए भी यही ड्यू डेट है. कॉर्पोरेट असेसीज मतलब कंपनी. टैक्स ऑडिट प्लस कॉर्पोरेट असेसी, उनके लिए लिमिट है 30 सितंबर फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड 31 अक्टूबर फॉर रिटर्न ऑफ इनकम, और बाकी सब के लिए 31 जुलाई. ओके, और अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हो तो पेनल्टी कितना है? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लो. माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन क्विकली टेक दिस डाउन. चलो, और आपके बुक में यहाँ पे जो मैंने ये टेबल लिखा है वो प्लीज़ स्क्रैच कर दीजिए बिकॉज ये अपडेटेड नहीं है. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज एब्सोल्युटली 100% अपडेटेड माय डियर स्टूडेंट्स. यस, आई थिंक यहाँ से लिख के ले लीजिए आप. चलो फटाफट स्टार्ट करो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ द लास्ट सेक्शन टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, द सेक्शन 43B.
Done, my dear students? Done, my dear students? Yes. Let's go ahead to the last section. एक section जो मैंने छोड़ा था, ओके क्योंकि वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड है और मैं आपको पहले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम समझाना चाहती थी एंड देन नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 43B. ओके, सेक्शन 43B मतलब क्या? सर्टन एक्सपेंसेस. इस सेक्शन में क्या बोला गया है? दैट सर्टन एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. ओके, यस. व्हाट इज सेक्शन 43B से? Certain deductions are allowed on payment basis. मतलब अगर आपने एक्चुअली पे किया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आपने एक्चुअली पे नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, इसमें क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, क्या ये बाय हार्ट करना जरूरी है? एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. सोचना मत मैं हमने लास्ट में रखा मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. नो, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अभी तक उसको पेंडिंग रखा था. इस सेक्शन में कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड है पहले वो समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट दैट इज कवर्ड इज गवर्नमेंट ड्यूज. गवर्नमेंट ड्यूज. ओके, अब गवर्नमेंट ड्यूज मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? अब गवर्नमेंट ड्यूज मतलब क्या? गवर्नमेंट को हमको सपोज कोई फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, राइट, कुछ भी अगर पे करना हो, ओके, फीस, ड्यूटीज, पेनल्टी, सेस, फिर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, चाहे वो टैक्स अभी हो कि नहीं, राइट, सर्विस टैक्स, राइट, कोई भी माय डियर स्टूडेंट्स अगर ड्यूज है, कोई भी अगर ड्यूज है गवर्नमेंट के माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो उसको सेक्शन 43B एप्लीकेबल है. कैसे वो मैं आपको बताऊंगी. यू ओनली हैव टू रिमेंबर कि गवर्नमेंट ड्यूज आर अवेलेबल एज डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय. सेक्शन 36 डिस्कस करते वक्त मैंने बोला था दिवाली को बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B. ओके, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज सॉरी. देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन माय डियर स्टूडेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, ओके, SPF, सुपर एन्युएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट आइटम विच इज कवर्ड हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर इंटरेस्ट भी सेक्शन 36 में याद होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, ओके, मतलब आपने लोन लिया है किससे? अगर बैंक से लोन लिया है, अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने NBFC से लोन लिया है, ओके, अदर देन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवर हो जाएगा सेक्शन 43B के अंडर. ओके, देन लीव एनकैशमेंट,
लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉइज माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सैलरी में देखा है, व्हाट इज मेंट बाय लीव एनकैशमेंट, right? And the last item which is covered here is, okay, the last item which is covered here is payment to Indian Railways for use of its assets, for use of its assets. अब ये सारी चीजें समझते हैं मेरे स्टूडेंट्स। 6 ड्यूज यहाँ पे कवर्ड है, 6 आइटम्स सेक्शन 43B में कवर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। कौन से कम ऑन एवरीवन, गवर्नमेंट को आपको जो ड्यूज पे करना है, ओके। एम्प्लॉइज की 3 चीजें कवर्ड है, एक गवर्नमेंट हो गया, 3 एम्प्लॉइज हो गए, बोनस और कमीशन, लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, राइट। फिर एक इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक रेलवेज हो गया। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। एक गवर्नमेंट ड्यूज, 3 रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, एक इंटरेस्ट और एक रेलवेज, ओके। सो गवर्नमेंट ड्यूज में क्या आएगा, वॉट एवर पेनल्टीज, वॉट एवर टैक्सेज, वॉट एवर ड्यूज, वॉट एवर इंटरेस्ट, इफ इट इज पेएबल टू गवर्नमेंट, okay. Then bonus or commission to employees, leave encashment to employees, employers contribution to RPF, SPF, superannuation fund, gratuity fund, then interest on loans from bank, cooperative society, NBFCs, okay, and payment to Indian Railways for use of its asset. How do we use the assets of Indian Railways, my dear students? अब टिकट काटे बिना तो रेलवे में बैठने नहीं देते, बराबर है। टीसी आ जाता है चेकिंग के लिए, तो वो लोग ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द रेलवेज दैट वी यूज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लेटफॉर्म है, राइट। प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, राइट। इन दुकानों को क्या करना पड़ता है, इन दुकानों को रेंट देना पड़ता है, राइट, रेलवे अथॉरिटीज को। अगर वो पेमेंट उन्होंने नहीं किया होगा तो, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है रेलवे स्टेशन पे, तो होर्डिंग्स होती है, बोर्ड्स होती है, उस पर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, राइट। उसका भी आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है रेलवेज को। अगर आपने ये एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ओके, अगर आपने ऐसा कोई पेमेंट भी किया है इंडियन रेलवेज को, तो सेक्शन 43B विल बी एप्लीकेबल। व्हाट डज सेक्शन 43B सेज नाउ डियर स्टूडेंट्स? हमने ये तो देख लिया कि 43B में क्या कवर्ड है क्या नहीं। अब देखते हैं कि व्हाट डज 43B सेज, ओके। इफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस is made, my dear students, is made in relevant previous year, मतलब हम कौन से प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 2021 में, और ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। in that case deduction, okay, sorry, just 1 minute. Then deduction will be available in relevant PY, that is 2021. Okay, no problem. Next उनका क्या कहना है my dear students? Next उनका क्या कहना है? If payment is made, payment of expense is made, कौन से expenses? These 6 expenses is made after due date of filing return of income, okay, then in that case deduction allowed on payment basis, मतलब जिस साल आपने पेमेंट किया उस साल आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, ओके। जिस साल पेमेंट, उस साल डिडक्शन, ओके। टीडीएस का कुछ याद आया क्या? जिस साल पेमेंट उस साल डिडक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। से एग्जांपल इज हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। एग्जांपल से ₹10,000, ओके। वी आर स्पीकिंग ऑफ दीज 6 एक्सपेंसेस, और इस 6 एक्सपेंसेस में ही पेमेंट किया है, और जो पेमेंट किया है से माय डियर स्टूडेंट्स ₹10,000 इंटरेस्ट टू बैंक, ₹10,000, अरे आज थोड़ा ₹10,000 इंटरेस्ट
जस्ट 1 मिनट मेरे स्टूडेंट्स, सिस्टम हैंग हो गया है, कोई बात नहीं. ₹10,000 interest to bank. Okay, yes, paid on 1/4/20. Okay, आगे ₹15,000. Okay, cess paid on 1/10/20. Okay, no problem. Okay, अब आगे ₹15,000. Okay, bonus paid to employee on 1/1, my dear student, 21. Okay, no problem. Okay, yes. अब उन्होंने जब ड्यू डेट बोला है, ओके, दिस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द ड्यू डेट? ओके, मैं ड्यू डेट भी लिखवा देती हूँ आपको सेफ साइड. ओके, से यहाँ पे लिखवा देती हूँ ड्यू डेट. ओके, व्हाट आर द ड्यू डेट्स? पहले असेसीज. Okay, no problem. I'll write it here. Okay, yes. Okay, if you are covered under tax audit, my dear students, plus if you are a corporate assessee, plus if you are a corporate assessee, फिर आपका ड्यू डेट कितना है? 31 अक्टूबर 21. ओके, और इन केस ऑफ अदर्स मीन्स अगर आपको टैक्स ऑडिट में कवर्ड नहीं हो तो 31 जुलाई 21 इज द ड्यू डेट. ओके, ड्यू डेट क्या है? कम ऑन एवरीवन, टैक्स ऑडिट प्लस कॉर्पोरेट असेसी हो गए तो 31 अक्टूबर 21 और अदर्स के लिए 31 जुलाई 21. ठीक है, अब यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं, हम अज्यूम करेंगे कि इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट. ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आई टेल यू नाउ. हम किस पीवाई की बात कर रहे हैं? सो वी आर स्पीकिंग ऑफ पीवाई 2021. अब जब हम पीवाई 2021 की बात करते हैं, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4/20 तो 31/3/21. ओके, इसका रिटर्न, ड्यू डेट का रिटर्न क्या है ड्यू डेट? 31/10/21. अगर आप यहां तक पेमेंट करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, इसके बाद किए हुए पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा नहीं. ओके, अब 10,000 रुपए आपने कब पे किए? 1/4/20, मतलब यहां पे किए हैं. आगे 15,000 आपने 1/10/20 को पे किया है. ओके, 1/10/20 को पे किया है, मतलब यहां पे ही पे किया है, बराबर है. सो 15,000. अरे क्या हो रहा है ये? सो 15,000 यहां पे आ जाएगा. ओके, 15,000 बोनस पे किया है आपने. क्या बोनस 43B में कवर्ड है? कब पे किया है? 1/1/21 में, मतलब यहीं पे किया है. तो आपको यहाँ पे इस डेट तक पेमेंट किए हुए सारे खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. 40,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. क्लियर? अब मैं डेट्स को थोड़ा सा चेंज करती हूँ. से माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, से ये जो इंटरेस्ट है ये पे हुआ था 1 अगस्त 20 को. ओके, और आज सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको? ओके, ये सेस गवर्नमेंट को मैंने कब पे किया? 31 मार्च 20 को. ओके, और जो बोनस मैंने पे किया 31 दिसंबर 21 को. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ के लेना, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. जो आज हमने डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. ओके, सो आई स्टार्ट माय कैलकुलेशन. मेरा साल है 1/4/20. ओके, मेरा पीवाई कितना है? 2021. 1/4/20 से 31 मार्च 21. इसका ड्यू डेट आता है, टैक्स ऑडिट असेसी है तो इसका ड्यू डेट आ गया 31 अक्टूबर 21. ये डायग्राम अगर आप करेक्टली करो तो कभी आप इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते. फर्स्ट पेमेंट कब किया है? इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर 43B. तो हमको क्या है, इस साल में, यूजुअली इस साल में अगर आप इनकम अर्न करते हो, इस साल में खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है. बट इसमें 43B में ये एक्सेस टाइम दिया गया है अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. ओके, तो यहाँ पे 6 आइटम्स कवर्ड है. इंटरेस्ट कवर्ड है. कब पे किया है माय डियर स्टूडेंट्स? कब पे किया है? 1/8/20, मतलब यहाँ पे किया है. सो 10,000. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, 15,000 कहाँ पे किया है? 15,000 31 मार्च, मतलब 31 मार्च
21 को पे किया है, नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो 15,000 मैंने यहाँ पे किया है. ओके, अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स 31/12/21 को, मतलब इसके बाद मैंने पेमेंट किया है, इसके बाद मैंने पेमेंट किया है. तो यहाँ पे ओनली 35,000 विल बी अलाउड एंड 15,000 विल बी डिसअलाउड इन ईयर PY 2021. ओके, अब इसको पेमेंट मैंने कब किया है? इसको पेमेंट मैंने 31 दिसंबर 21 में किया है. मतलब कौन से PY में पेमेंट किया है? तो ये PY कितना हो गया? ये PY हो गया 21-22. तो मुझे इसका खर्चा कब मिलेगा? 15,000 विल बी अलाउड इन PY 21-22 my dear students. Do you understand? Do you understand? Okay, yes, come on, let's take one more example on this. One last example of PGBP my dear students. One last example of PGBP. ये डायग्राम अगर आप ठीक से ड्रॉ करते हो तो इसमें आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे. Everything is on this diagram. Okay, yes, let's take one more example my dear students. Okay, yes, say on 31st March 21, okay, provision for outstanding excise duty is equal to ₹40,000. आज थोड़ा सा स्क्रीन डिटर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैनेज कर लेना. देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सप्लाई ऑफ करंट, out of which rupees 10,000 is paid on 5/6/20, rupees 15,000 is paid on 31st October 21. अगर प्रोविजन ही मैंने 31 मार्च को करी है तो उसके पहले पेमेंट कैसे करूंगी? ओके, यस, ओके, एंड ये हो गया. बैलेंस इज पेड ऑन माय डियर स्टूडेंट्स 15th February 22. ओके, यस, मतलब क्या बोला गया है? 31 मार्च को मैं क्या कर रही थी? मैं बैलेंस शीट बना रही थी. बैलेंस शीट बनाते वक्त मैंने आउटस्टैंडिंग एक्साइज ड्यूटी, मतलब मेरा इतना ड्यूज गवर्नमेंट को पेबल है, कितना? 40,000 का. ओके, उसमें से मैंने 10,000, 15,000 और बैलेंस भी पे कर दिया है. अब कब पे किया है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि इस एक्साइज ड्यूटी का मुझे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा. ओके, यस, अब हम किस PY में हैं? PY 20-21 में है, राइट. तो PY 20-21, राइट, मतलब 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21. बट ये एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज इट इज 43B, इट वुड बी एक्सटेंडेड टिल. चेक करो ये ऑडिट में, टैक्स ऑडिट में कवर्ड है. कॉर्पोरेट असेसी है क्या? अगर हाँ तो इसका ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर 21. अगर नहीं तो इसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई 21 माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. तो अगर आप आगे चेक करो, अब चेक करो 10,000 कब पे किए हैं? 10,000 कब पे किए माय डियर स्टूडेंट्स? पेड ऑन 5/6/21. 5/6/21 मतलब मार्च के बाद, बट इसके पहले, इस डेट के पहले पे किया है. मतलब 10,000 यहाँ पे पेमेंट किया है, 10,000 यहाँ पे पेमेंट किया है, ठीक है. और आगे 15,000 31 अक्टूबर को ही पे किया है, पर इससे पहले ही पे किया है ना? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा. और नेक्स्ट जो है बैलेंस, अब 10 और 15 25 हुआ, राइट. और 40,000 था, राइट. मतलब और 15,000 मैंने कब पे किया है? यहाँ पे किया है. कौन से डेट में? 15th February 22 को पे किया है, ठीक है. उनका क्या कहना है? सेक्शन 43B से कि इस डेट तक आपने जो भी पेमेंट किए हैं वो आपको अलाउ हो जाएंगे. इस डेट के बाद जो भी किए हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे. मतलब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे 25,000 मुझे अलाउ हो जाएंगे, 15,000 मुझे अलाउ नहीं होंगे. ओके, सो 15,000 अगर मैंने डेबिट किया है P&L में तो मुझे 15,000 एड बैक करना पड़ेगा. और अगर डेबिट नहीं किया है तो मुझे 25,000 डेबिट करना पड़ेगा. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ वन मोर थिंग, ये 15,000 जो डिसअलाउ हुए हैं
ओके, इट इज पेड ऑन 15th February 22, मतलब ये कौन सा पीवाई है, नेक्स्ट कौन सा मार्च आने वाला है, मार्च 22 आने वाला है, सो इट इज 21-22, राइट। सो इसका डिडक्शन मिल जाएगा 21-22 में, और इसका डिडक्शन मिल जाएगा पीवाई 2021 में। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू गेट इट? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है। अब 43B माय डियर स्टूडेंट्स, 43B स्पीक्स ऑफ दोज ड्यूज विच आर ड्यू, राइट, जो हम पेएबल है उनके बारे में ये बोलता है, राइट। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ कैश सिस्टम एंड आउट ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम पेएबल की एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग कहां पे रिकॉर्ड होता है? ओनली एंड ओनली इन मर्केंटाइल सिस्टम। कैश सिस्टम में जो आउटस्टैंडिंग होता है, राइट, जो प्रीपेड है, वो सब रिकॉर्ड नहीं होता। देयरफॉर सेक्शन 43B is applicable only and only where there is mercantile system of accounting, where there is mercantile system of accounting, my dear students। ये आपको वो लोग MCQs के लिए पूछ सकते हैं। ओके, यस, कम ऑन, टेक दिस डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन क्विकली। पूरा की पूरा सेक्शन ठीक से लिख के ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट इन anywhere, you are not going to find it in such an easy and a beautiful way। come on।
यस, हो गया। पता भी नहीं चला ना कब खत्म हो गया। Done, my dear students? So here we have come to end to the last head of income which was pending, that is PGBP, my dear students. Profits and gains from business and profession. Okay? Yes, my dear students.